जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस फॉर लर्न में। आज हम सब फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आने वाले सीटेड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सब ईवीएस के अंतर्गत टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा पर्यावरण शिक्षण की नीतियाँ। इसके बाद हम ढेर सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों हमारे साथ क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे सारे लोग चैनल से जुड़ सकें और लाभ ले सकें। दोस्तों हम लोग सिलेबस को कवर करने के बाद डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण शिक्षण की नीति दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेड एग्जाम की दृष्टि से। पर्यावरण की विषय वस्तु में कठिन शब्दावली, परिभाषाएं, मूर्त अवधारणाएं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु बालक के बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु रटकर सीखने या हतोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। पर्यावरण की जो विषय वस्तु है आपको रटकर सीखने को हतोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु बालक को भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त करने वाली होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु प्रश्न पूछने व खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु की बात करें तो कहानियों, कविताओं और पहेलियों का समय समय पर प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कक्षा की एक रसता समाप्त होती है और शिक्षण अधिगम प्रभावी हो जाता है। बालक की विषय वस्तु बालक केंद्रित होनी चाहिए या बाल केंद्रित होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान से संबंधित होना चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु में वैविध्यपूर्ण जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। व्याख्या, केवल, एकमात्र इत्यादि शब्द उत्तर को सीमित करते हैं, अतः इन्हें नकारात्मक शब्द माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत 5 ई। पाँचों ई का मतलब क्या होता है समझेंगे दोस्तों। पहले ई जो होता है आपका इंगेज, दूसरा ई होता है आपका एक्सप्लोर, तीसरा ई होता है एक्सप्लेन और चौथा ई होता है दोस्तों एलेबोरेट और लास्ट ई होता है इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंगेज की। इंगेज का मतलब क्या होता है शामिल करना। जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आए तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करें। आगे बात करते हैं दोस्तों एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है शिक्षक के द्वारा बालक के परिवेश में बालक को खोज करने के लिए प्रेरित करना। अगला ये है जो दोस्तों हमारा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है अवलोकन। अवलोकन के लिए विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए बालक को प्रेरित करना चाहिए। अगला दोस्तों वर्ड है हमारा एलेबोरेट। एलेबोरेट का मतलब क्या होता है परिष्कृत करना। बालक के व्यवहार में निहित कमियों, त्रुटियों आदि को दूर करके सही दिशा में आगे बढ़ाना। अगला ये है दोस्तों हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है मूल्यांकन। अंत में बालक के द्वारा व्यवहार में किए गए संपूर्ण घटनाक्रम का मूल्यांकन करना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों हम पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के बारे में। पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षक व शिक्षण से संबंधित समस्याएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोषक्रम पाठ्यक्रम क्या होता है। बात करें दोषक्रम पाठ्यक्रम की, यदि विषय वस्तु बालक के पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ी हो या विषय वस्तु में प्रयुक्त भाषा बालकों के स्तर के ऊपर है तो उसके प्रति अधिगम की क्रिया बाधित हो जाती है, अर्थात विषय वस्तु या पाठ्यक्रम दोषपूर्ण हो जाता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। शिक्षक के द्वारा सही समय पर सही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना ही आपका दोषपूर्ण शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है, अन्यथा यह कक्षा के अधिगम को बाधित कर देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बात करें शिक्षक के व्यक्तित्व को, शिक्षक का व्यक्तित्व सदैव बालकों के समक्ष सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जिससे कक्षा में प्रभावी अंतःक्रिया हो सके।
आगे बात करते हैं दोस्तों गृह कार्य की अधिकता। बात करें इसकी तो गृह कार्य देते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह पाठ बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, और पाठ के छोटे भाग का गृह कार्य देना चाहिए। हमेशा बच्चे पर ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। अगला जो है शिक्षकों का अभाव। शिक्षकों का अभाव कक्षा की निरंतरता को प्रभावित करता है, जिससे अधिगम की क्षमता घट जाती है। बात करते हैं दोस्तों विद्यार्थी से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएं हैं घर से गृह कार्य करके ना लाना, सबसे बड़ी समस्या है। कक्षा से भाग जाना, कक्षा में पिछड़ जाना, कक्षा में अनुशासनहीनता करना, कक्षा में देरी से आना, कुछ बालकों द्वारा अन्य बालकों को तंग करना, कक्षा में चोरी करना, ये सब दोस्तों विद्यार्थी से संबंधित समस्याएं हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों वातावरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। विद्यालय में दुर्गंध का आना, विद्यालय में शोरगुल बहुत सारे होना, या विद्यालय है बगल से रेलवे ट्रैक गया हुआ है, या वहाँ पे बहुत नियरेस्ट में कोई फैक्ट्री है तो इससे दिक्कत है। उचित प्रकाश और पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं का अभाव होना, यह भी दोस्तों आपका वातावरण से संबंधित समस्याओं के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अब नए टॉपिक को, परिवार। परिवार की अंग्रेजी दोस्तों होती है फैमिली, जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है, जिसका दोस्तों संक्षिप्त और व्यापक दो अर्थ होते हैं। संक्षिप्त अर्थों में परिवार की बात करें तो नौकर से होता है। यह अर्थ केवल पश्चिमी जगत और लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा, जहाँ पर परिवार में केवल बच्चों का पालन पोषण ही किया जाता है। और व्यापक अर्थों में परिवार की बात करें दोस्तों तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसके अंतर्गत आपके माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, फूफा, ऐसे ढेर सारे जो आपस में अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे ही दोस्तों आपका परिवार कहा गया है। समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है, परिवार के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें माता पिता और उनके विवाहित बच्चे निवास करते हैं। परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य परस्पर सहयोग के साथ निवास करते हैं। परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे भारतीय संस्कृति की पहचान है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य परस्पर सहयोग के साथ निवास करते हैं। आगे बात करते हैं परिवार के सामान्य अर्थ की। परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है। परिवार समाज की एक इकाई है जिसमें बालक जन्म लेता है और उसका विकास होता है, और परिवार में ही उसका अंत हो जाता है। परिवार को बालक का प्रथम स्कूल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र भी कहा गया है। परिवार शिक्षक का अनौपचारिक साधन होता है, जिसमें बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। आगे बात करते हैं परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है, और परिवार में बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। बात करते हैं परिवार के कार्य की। परिवार में दो तरह के कार्य होते हैं। मैकाइवर और पेज साहब के अनुसार परिवार में दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका आवश्यक कार्य, और दूसरा होता है अनावश्यक कार्य। तो बात करते हैं हम आवश्यक कार्यों की और फिर अनावश्यक कार्यों की। आवश्यक कार्यों के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था, और अनावश्यक कार्यों के अंतर्गत मनोरंजन के साधन की व्यवस्था आता है। परिवार के कार्यों का विभाजन मैकाइवर एवं पेज महोदय के द्वारा दो भागों में किया गया है, आवश्यक और अनावश्यक। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना चाहिए। आवश्यक कार्य के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक व्यवस्था की। परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के लिए उचित स्कूली शिक्षा की व्यवस्था
और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार नैतिक व समाज स्वीकृत होना चाहिए। इन सब की व्यवस्था करना दोस्तों आपका शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था क्या होती है? प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर के ऊपर छत की व्यवस्था करे। ये दोस्तों आपकी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लैंगिक व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार का यह एक आवश्यक कार्य है कि विवाह नामक उत्सव का आयोजन करे, समाज स्वीकृत ढंग से आयोजन करे, इससे परिवार के सदस्यों की संख्या में संतुलन बना रहे और समाज में समायोजन स्थिर रहे। आगे बात करते हैं दोस्तों अनावश्यक कार्यों की। अनावश्यक कार्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैकाइवर एवं पेज साहब ने बताया कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इसे अनावश्यक कार्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं परिवार के वर्गीकरण की। मैकाइवर एवं पेज साहब ने परिवार का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। सबसे पहले संयुक्त परिवार और फिर एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, बात करते हैं इसके बारे में। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित अविवाहित बच्चे इत्यादि जो आपस में अधिकारों व कर्तव्यों से जुड़े होते हैं, उसे दोस्तों आपको संयुक्त परिवार कहा गया है। संयुक्त परिवार के कौन कौन से गुण होते हैं, बात करते हैं इनकी। कार्य विभाजन की व्यवस्था, बच्चों का उचित पालन पोषण व देखरेख, उचित सामाजिक जीवन का विकास, बचत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, पारिवारिक धन का समान वितरण। आगे बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार के दोषों की। संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या होते हैं? व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता है, पारिवारिक कलह एवं संघर्ष की संभावना अधिक होती है, कठोर नियंत्रण होता है, आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्यों का आलसी हो जाना। आगे बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार की। एकल परिवार क्या होता है? यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो एक छत के नीचे निवास करते हैं और अधिकारों कर्तव्यों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे दोस्तों आपका परिवार का लघु रूप कहा गया है। एकल परिवार के गुणों की बात करते हैं। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है, इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है, गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है। एकल परिवार के दोष की बात करते हैं। शिशुओं के देखभाल की समस्या पाई जाती है। यहाँ पे संकट के समय दयनीय स्थिति आ जाती है, स्वार्थ की भावना को बल मिलता है, बुजुर्गों को ज्ञान उपदेश का अभाव होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पारिवारिक वृक्ष की। पारिवारिक वृक्ष की भांति परिवार को वृक्ष की भांति दर्शाना ही आपका पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। सबसे पहले इसमें आते हैं दोस्तों आपके दादा दादी। दादा दादी के माता पिता, चाचा चाची और इनके बच्चे, ये आपका पारिवारिक वृक्ष। अब बात करते हैं दोस्तों मित्र की। मित्र क्या होता है? जो बालक के कार्यों में सहयोग करे, जो बालक के कार्यों में सहयोग करे या बालक के साथ साथ खेलने की क्रिया को संपादित करे, वह उसका मित्र कहलाता है। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को ही मित्रता कहा जाता है। आगे समझते हैं मित्रता के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता क्या होती है? यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर, काम में आने पर संबंध को बरकरार रखता है और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। आगे बात करते हैं मित्रता के दूसरे प्रकार की। एक होती है दोस्तों आनंद की मित्रता। यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक केवल आनंद तक ही सीमित रहता है और अपने आप को सीमित रखता है या संबंध का निर्माण किया करता है।
आगे बात करते हैं दोस्तों, एक सच्ची मित्रता होती है। सच्ची की मित्रता का क्या मतलब है? यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास करता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को साझा भी करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा एक नया टॉपिक है संबंध। संबंध का क्या मतलब? संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संबंध के प्रकार की बात कर लेते हैं। समरक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समरक्त संबंध की, जहां संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होता है, उसे समरक्त संबंध कहते हैं। जैसे पिता बेटा, माँ बेटी, दादा पिता, भाई बहन। आगे बात करते हैं दोस्तों वैवाहिक संबंध की, जिसमें दो या दो से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो आपका वैवाहिक संबंध कहलाता है। जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई भाभी। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा कार्य। कार्य क्या होता है? परिवार में बालक का कार्य खेल की क्रियाओं को संपादित करना और परिवार के द्वारा दी जा रही सामाजिकरण की शिक्षा के अनुसार व्यवहार करना। परिवार में अन्य सदस्यों का कार्य है कि वह बालक के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे और बालक के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आगे बात करते हैं हम खेल की। खेल एक दोस्तों ऐसी क्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक स्तर पर बालकों को सिखाने के लिए भी खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किंडरगार्टन विधि।